हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने विलयन का वाष्प दाब हम लोग पढ़ रहे थे। द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब और ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब हम लोग अलग अलग सेक्शन किए थे। फर्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ लिए थे, द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब, पूरा डेरिवेशन हम लोग देखे थे, फॉर्मूला निकाले थे। फिर फॉर्मूला निकाल करके उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल वाला आप लोगों को ध्यान होगा। उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब पूरा, तो अब हम लोग को सेकंड सेगमेंट क्या पढ़ना है, ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब। क्या पढ़ना है? सेकंड वाला, ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब। सेकंड, तो सेकंड है हमारा ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब। ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब, या इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ये दाब है ना, दाब नहीं है। या फिर इंग्लिश में मैं लिख देती हूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिखना चाहिए था, तो मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या देखे थे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके लिए। NaCl प्लस वाटर का एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले सकते हैं, क्योंकि NaCl कैसा होता है, अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल। ठीक, तो वाटर में घोलेंगे तो विलयन कैसा बनेगा, ऐसा विलयन बनेगा जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनेगा। इसको आप लोग हिंदी में लिख लेना, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, ब्रैकेट में। ठीक है, तो हम लोग NaCl और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। NaCl ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपको पता है, तो ये दोनों नाम ठीक है, इसके लिए फिट बैठ रहा है ना। अब देखो इसमें क्या होगा ना बेटा, एक विलयन हम लोग लिए हैं, इधर मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक, अब विलयन में हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स में बना देती हूँ पहले, क्योंकि वाटर क्या है, यहाँ पे विलायक का काम करेगा, ये विलायक का काम करेगा, और NaCl क्या काम करेगा, विलेय का काम करेगा। तो जो विलायक है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो मैंने ज्यादा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें NaCl को मैं पूरा ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, खाली गोला और भरा गोला जैसे बना रही हूँ ना। ये हो गया NaCl के पार्टिकल्स। ठीक, तो अब सरफेस पे भी सारे पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर के पार्टिकल्स आएंगे सरफेस पे, कुछ पार्टिकल्स किसके आएंगे, NaCl के। तो यहाँ NaCl भी बना देते हैं, वाटर NaCl, यहाँ NaCl, देखो ऐसे आएगा ना सरफेस पे, और सरफेस वाले ही पहले वाष्प में बदलते हैं और वाष्प दाब लगाते हैं। ठीक, तो ये मैं इसको कंटेनर को बंद कर दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे चूंकि NaCl कैसा है, अवाष्पशील, इसका मतलब NaCl का वाष्प नहीं बनेगा, है ना। लेकिन वाटर कैसा है, वाष्पशील, यानी कि इसका वाष्प बनेगा। तो यहाँ पे जितने भी वाटर हैं उनका वाष्प बनेगा, लेकिन NaCl का वाष्प नहीं बनेगा। इसको मिटा दे रही हूं मैं। ठीक, और कल हम लोग क्या पढ़े थे, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, तो उसमें विलायक के कण भी आते हैं। ठीक है, और ऐसे विलेय के कण आते हैं जो कैसे थे, वाष्पशील थे, मतलब वाष्प में बदल सकते थे। तो वहां पे क्या होता था, वाटर के भी वाष्प बनते थे और विलेय के कण के भी वाष्प बनते थे। ये देखो, ठीक, ऐसे। एक और तीसरा कंडीशन में देख लेती हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक लूं मैं, सिर्फ अकेले विलायक, मतलब कि सिर्फ H2O ले लो, वाटर ले लो, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वाटर के कण होंगे केवल सरफेस पे, क्योंकि सिर्फ वाटर है तो वाटर के कण ही होंगे। ठीक, तो यहाँ वाष्प, अब देखो आपको देख के ही क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे केवल विलायक के कण है, और विलायक कैसा है, वाष्पशील है, तो यानी कि यहाँ पे जो वाष्प बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, और वाष्प ज्यादा बनेंगे तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, अधिक होगा। ठीक, यहाँ पे विलायक भी है और विलेय भी है और दोनों वाष्प बना रहे हैं,
दोनों के दोनों वाष्प बना रहे हैं, तो इसके जैसा यहाँ पे भी ज्यादा वाष्प बनेगा, तो यहाँ का भी वेपर प्रेशर कैसा होगा, अधिक ही होगा, हाई ही होगा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इसका ज्यादा हाई होगा कि इसका ज्यादा होगा, ये कंपेयर करना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि जो विलेय का कण है वो ज्यादा वाष्पशील है कि कम वाष्पशील है। तो इन दोनों पे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। ठीक, ये वाष्पशील विलेय युक्त विलयन है, इसमें केवल विलायक रखी हूँ, और इसमें क्या रखा है हमने, ऐसे विलेय के कण लिए हैं जो वाष्प में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे जो वाष्प की संख्या है, क्योंकि सरफेस पे विलायक के कण जितने होंगे उतने ही बनेगा, और सरफेस पे तो भाई दोनों के कण आएंगे ना, जो विलायक है वो भी और विलेय है वो भी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है केवल उसके वेपर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियर है कि यहाँ पे वाष्प की संख्या कम होगी, कम वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेपर्स कम बनेंगे, लो वेपर्स फॉर्म। तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, ये वाले से तो होगा ही, जो द्रव का द्रव में विलयन था इससे तो होगा ही होगा, साथ में और किससे कम हो जाएगा, सिर्फ विलायक वाले से भी कम हो जाएगा। और सिर्फ विलायक का जब वाष्प दाब हम लोग लिखते हैं तो विलायक को किससे दर्शाने, मैंने बताया था कि बी से हम लोग दर्शाएंगे, मैंने कहा था। तो हम लोग क्या लगाते हैं, शुद्ध अवस्था में है, कुछ भी नहीं घुला हुआ है, तो हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो ये पीवी नॉट हो जाएगा। और इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये विलियन है, ये विलियन बन गया, तो विलियन के लिए एस लगा देते हैं, ये विलियन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान रख लेना कि ये जो विलियन बना है इसका वाष्प दाब, ये जो बना हुआ है शुद्ध अवस्था में, इससे तो क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव से द्रव का जो विलयन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, जो विलयन का वाष्प दाब बनेगा वो किसके और किसके, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से राउल्ट ने भी अपना नियम बताया था कि जो विलेय के कण हैं और जो विलायक के कण हैं उनके वाष्प दाब के बराबर, योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, विलेय का वाष्प दाब, मतलब विलेय कितना वाष्प बना रहा है यहाँ पे, इसके द्वारा क्या वाष्प बन रहा है उसका, प्लस विलायक कितना वाष्प दाब बना रहा है उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, मैं पहले भी बताई हूँ कि अगर कुछ नहीं घुला है तो नॉट लगाओ, मतलब शुद्ध अवस्था में है, और जब घुल गया है तो यहाँ पे पीवी को पीवी लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, और पीए को पीए लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो घुल चुका है ना। ठीक है, के बराबर होगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ तो क्लियर है कि जो विलेय के कण है वो वाष्प बना ही नहीं रहे हैं, कोई भी वाष्प नहीं बना रहा है विलेय के कण, तो पीए नॉट, वाष्प के कण विलेय के द्वारा बनाया हुआ वाष्प जो दाब लगाएगा वो तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 लिख देती हूँ यहाँ पे। दाब केवल और केवल किसके कारण लगेगा, विलायक के कारण। तो जो दाब वेपर प्रेशर जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बी यानी विलायक के कारण होगा। तो यहाँ पे पीए नॉट का वैल्यू तो होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, विलयन का जो प्रेशर है या विलयन का जो वाष्प दाब है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। विलयन का वाष्प दाब, चूंकि क्या लिख लोगे यहाँ पे, चूंकि विलेय अवाष्पशील है अतः विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि पीए बराबर क्या था, XA इंटू पीए नॉट। राउल्ट के नियम से आया था कि किसी भी विलायक का वाष्प दाब या किसी भी कंपोनेंट का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, उसके मोल प्रभाज और उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। ये राउल्ट के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पीए हम लोग ऐसे लिखेंगे और पीवी कैसे लिखेंगे, XB इंटू पीवी नॉट। ठीक, तो इनको मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा खाली हो जाए, ये वाला को मैं मिटा देती हूँ अभी। ठीक, अभी इसको मैं रहने दे रही हूँ, विलायक वाला कुछ काम पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी समीकरण 1 इसको बनाते हैं ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी सॉल्यूशन बराबर पीवी नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीवी नॉट की जगह पे XB इंटू पीवी नॉट, इसी के बराबर होगा, है ना।
अब हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, ये एक्स बी है ना, मतलब विलायक का मोल प्रभाज, काई भी बोलते हैं इसको, मैं पहले भी बताई हूं। तो अब हो जाएगा ये पी सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पीवी नॉट क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बराबर विलायक का मोल प्रभाज। इसको लिख लेना, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है। अब देखो, अब जानते हो कि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज का फॉर्मूला विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो Na प्लस Nb। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। एक्स बी का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, पी एस अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या करो, इस समीकरण में इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर, या मैं लिख देती हूं समीकरण 3 में एक घटाने पर, एक को सब्सट्रैक्ट करना है हम लोगों को, वहां पे एक माइनस करना है, 1 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 1 माइनस होगा, 1 माइनस पी एस अपॉन विलयन का वाष्प दाब विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बराबर विलायक के मोलों की संख्या, अरे इसमें भी तो 1 सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो 1 माइनस विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसके आगे, इधर सॉल्व कर रही हूं मैं। हाँ, तो देखो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, पीवी नॉट एलसीएम आएगा, तो पीवी नॉट ऊपर में क्या आ जाएगा, पीवी नॉट का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीवी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, ये तो जानते हो ना एलसीएम निकालना, इधर भी एलसीएम निकालो, क्या आएगा एलसीएम, Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी, और ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो Na प्लस एनबी, और ये पहले से है यहाँ पे माइनस एनबी। ठीक, ये एनबी से एनबी कैंसिल, बचेगा क्या, पीवी नॉट माइनस पी एस अपॉन पीवी नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस एनबी। ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला है, XA, चूंकि यहाँ पे लिख दो, चूंकि XA मतलब विलेय का मोल प्रभाज जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर में भी Na, A का निकाल रहे हैं तो ऊपर में A, और नीचे में Na प्लस एनबी, किसका मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो हम लोग शुरू कहां से किए थे, विलायक के मोल प्रभाज से, और खत्म कहां हो रहा है, विलेय के मोल प्रभाज पे। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से पीएस माइनस पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट, ये पीवी नॉट है ना, इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स ए। ये राउट का भी, ए बी राउट का नियम है कि, अच्छा अब मैं इसमें ये बता देती हूँ कि ये सब क्या है, पीवी नॉट माइनस पीएस। सबसे पहले तो पीबी क्या है, पीवी नॉट, पीवी नॉट अभी हम लोग बनाए थे कि केवल विलायक ले लो, फिर केवल विलायक का वाष्प दाब होगा, वो क्या कहलाएगा, पीवी नॉट, है ना। तो ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब अकेला रहे विलायक तब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है, एस लिखा है मतलब सॉल्यूशन विलयन, तो पीएस मतलब विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है, तो एक्स ए क्या है, सॉरी मैं इधर लिख दे रही हूँ एक्स ए, आप लोग नीचे लाइन में लिखना ना, एक्स ए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, अब पीवी नॉट माइनस पीएस एक साथ क्यों लिखे हैं, तो क्या होगा इसका मतलब, पीवी नॉट माइनस पीएस
मतलब ये था विलयन, विलायक, केवल विलायक, शुद्ध अवस्था में विलायक। शुद्ध विलायक मतलब उसमें कुछ नहीं घोले हैं, यही कहने का मतलब होता है ना। तो इसको पीबी नॉट, और ये था विलायक के साथ विलयन, इसके लिए पीएस हम लोग लिखे थे वाष्प दाब। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि मैं बोली थी ना इसके लिए वेपर प्रेशर क्या आएगा, हाई, क्योंकि इसमें सारे के सारे वेपर्स में बदलेंगे। और इसके लिए वेपर प्रेशर क्या आएगा, लो, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो सॉल्यूट हैं, जो विलेय के कण है वो अवाष्पशील है, वो वाष्प में नहीं बदल रहे हैं ना। तो इसका ज्यादा आता है, इसका कम आता है। तो इसका कितना आता है उससे इसका कितना कम आता है। तो इसका अगर पीवी नॉट माइनस पीएस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि कितनी कमी आई वाष्प दाब में। पहले वाष्प दाब कितना था विलायक का और अब कितना हो गया, तो वाष्प दाब में कमी। ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे पीवी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीवी नॉट कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी नॉट माइनस पीएस बटे पीवी नॉट बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। हम लोग किसकी अपेक्षा पता कर रहे हैं, कमी, पीवी नॉट की अपेक्षा, इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। इसको ध्यान रखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी इसको बोलेंगे। क्लियर है इतना? तो अब इसको हम लोग क्या, अपेक्षिक कमी या अपेक्षिक अवनमन शब्द भी यूज करते हैं। तो अवनमन, कमी को अवनमन लिखते ना, कम होना, नीचे होना, गिरना, ठीक है, तो अवनमन। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार, या ऐसे मत लिखो, राउल्ट के नियमानुसार नहीं लिखते हैं, सीधे लिख सकते हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब ना ठीक से लिख लेना बेटा, मेरे से गलती हो गया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब कितनी कमी आई, तो उतनी ही कमी आई जितना विलेय का मोल प्रभाज था। आपेक्षिक कमी कितनी आई, तो जितना विलेय का मोल प्रभाज था उतनी ही आपेक्षिक कमी आई। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये अच्छा, अब एक और चीज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ इसको शुरू किए थे, ये खत्म हो गया ना ये टॉपिक आप लोग, लेकिन बीच में एक चीज मैंने छोड़ दिया, मैं उसको इंक्लूड कर दे रही हूँ। जब ये बनाने से पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं इसको मिटाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आप लोग नोट करते जा रहे होंगे कॉपी में, तो आपको पता होगा कहाँ पे ऐड करना है, वो आप लोग देख करके ऐड कर लेना। ग्राफ बनाना है, ग्राफ मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला याद है, यहाँ पे हम लोग आए थे पीएस अपॉन पीवी नॉट इज इक्वल टू एक्सवी, था ना। तो आप इसको और क्या लिख सकते थे, या फिर ऐसे लिखे, ऐसे शुरू से ऐसे करते हैं, पीएस बराबर पीवी नॉट एक्सवी, पीछे पलट करके देख लेना, नोट में लिखे हो ना। तो या फिर हम लोग इसको पीएस समानुपाती एक्सवी, इसको क्या मान लेंगे, स्थिरांक, क्योंकि वो तो फिक्स ही रहता है। किसी भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जितना होगा उतना ही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको पीएस अपॉन पीवी नॉट इज इक्वल टू एक्सवी, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। तो अब देखो एक ग्राफ बनेगा, इधर हम लोग लेंगे वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या संकेत आया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब अगर विलायक का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे विलायक लिए हैं हम लोग और इसी में हम लोग के पास है विलेय के कुछ कण, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि वाष्प दाब केवल और केवल विलायक के कारण आ रहा है, क्योंकि विलायक के कण वाष्प में बदल रहे हैं और विलेय के कण वाष्प में नहीं बदल रहे हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ा दें, विलायक का बढ़ा दें, तो विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो विलयन का वाष्प दाब है 4, मैं ऐसे ही अपने मन से लिख रही हूँ ना 4, ऐसे नहीं कि 4 कण दिख रहे हैं तो 4 मैंने लिख दिया, नहीं, मैं अपने मन से लिख रही हूँ 4 ATM। ठीक है, अब अगर हम लोग विलायक का
मोल प्रभाज बढ़ा दें, मतलब विलायक की संख्या यहाँ पे बढ़ा दें। तो यहाँ पे अभी विलायक की संख्या इतनी है, मैं और विलायक के कण ले आ रही हूँ, और ज्यादा विलायक घोल दे रही हूँ। ठीक, तो अब देखो जो सरफेस पे आया ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो अब कितना हो गया, विलयन का वाष्प दाब 7। तो विलायक का मोल प्रभाज बढ़ाए तो विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, यही बोल रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वाष्प दाब किसका, विलयन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब किससे दर्शाते हैं इसको, पीएस से। और यहाँ पे तो 0 होगा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम लोग क्या रख लिए, विलयन का वाष्प दाब, और इधर पे एक्स एक्सिस में हम लोग क्या रख रहे हैं, मोल प्रभाज किसका, विलायक का। तो मैं यहाँ पे लिख दो विलायक का मोल प्रभाज। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और यहाँ लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 1। ठीक, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, XB बराबर 1। यहाँ पे कितना है, XB बराबर 0, फिर यहाँ पे बढ़ते गया, यहाँ पे 1 हो गया, है ना। और यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी 0.1 से इधर भी लिखती हूँ मैं, 0.2 इतना ज्यादा तो होता ही नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0.6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं, ATM उसका मात्रक है ना दाब का, आप लोग को पता है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम लोग विलायक का मोल प्रभाज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलयन का वाष्प दाब बढ़ते रहेगा। तो देखो अगर मोल प्रभाज 0.1 है और मान लो वाष्प दाब 0.1 आ रहा है उसमें, फिर मोल प्रभाज 0.2 हो गया तो वाष्प दाब 0.3 आ रहा है, मोल प्रभाज 0.4 हो गया वाष्प दाब 0.5 आ रहा है, मोल प्रभाज 1 हो गया तो वाष्प दाब 0.8 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसको मिला दो 0 से, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ हम लोग को मिलेगा। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया भी था, ऐसा एक ग्राफ बनाए थे हम लोग, इधर से ऐसे जा रहा था, इधर से ऐसे आ रहा था वाला, है ना। तो ये वही वाला ग्राफ है। तो ये ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मोल प्रभाज बढ़ाते जाओगे और चलो ठीक है इतना ही बस। हाँ, मोल अकेले केवल ये XB बराबर 1 हो गया। यहाँ पे एक समय क्या आएगा, ये ऐसे जोड़ दिए ना, XB बराबर 1 मतलब मोल प्रभाज कितना आ गया, विलायक का 1, यानी कि उसके अंदर अब विलेय है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। विलायक का मोल प्रभाज 1 आ गया, मतलब अब उसमें विलेय है ही नहीं। अब विलेय नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। तब कितना आ रहा है, जब XB 1 है, यहाँ पे 1 लिख देती हूं मैं, XB बराबर 1 है तब वाष्प दाब कितना आ रहा है, देखो इसके बराबर आ रहा है लगभग ना। मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, x कर देती हूँ वरना तुम लोग 1 मान लोगे, कोई भी वैल्यू है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ऐसे ही हम लोग उस दिन ग्राफ बनाए भी थे, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो विलयन का वाष्प दाब है, इधर वाला यहाँ पे XB बराबर 1 है, तो यहाँ पे शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पे किसका, विलायक का वाष्प दाब चल रहा था, सॉरी विलयन का वाष्प दाब चल रहा था। तो ये हो गया ग्राफ। अब देखो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी वाष्प दाब में ही है ये सब, राउल्ट्स लॉ एक्चुअली राउल्ट्स की स्पेलिंग में RAOU पूरा होता है ना। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरी का लॉ याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया है। हेनरी का लॉ गैस का द्रव में विलयन वाले में क्या बोलता है हेनरी का लॉ, कि जितना आप दाब लगाओगे उतने ही ज्यादा सॉल्यूट वहां पे घुलेगा। तो दब लगाए गए दाब के समानुपाती होता है क्या, सॉल्यूट का मोल प्रभाज। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, PA बराबर K ले लेते थे, स्थिरांक। इसको कौन सा स्थिरांक बोलते थे, हेनरी स्थिरांक। ये हेनरी का नियम था। और राउल्ट का नियम क्या कहता है, अभी हम लोग देखे कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसके बाद नहीं, राउल्ट का नियम क्या कहता था, कल की क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी भी कंपोनेंट का वाष्प दाब लोगे तो वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं PA लूंगी तो A के बराबर होगा, और अगर B लूंगी तो PB नॉट और XB के बराबर होगा। तो ये विलय के लिए हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए
और ये सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, विलायक के लिए। ठीक, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वही था ना कि कितना गैस घुलेगा, गैस को घोलना था, तो गैस क्या था वहां पे, सॉल्यूट, और द्रव क्या था वहां पे, सॉल्वेंट, पानी, सोडा वाटर बना रहे थे, याद है। कितना गैस घुलेगा, तो गैस उतनी ही घुलेगा जितना उस गैस पे दाब लगाएंगे। तो गैस क्या है, सॉल्यूट, इसलिए ए समानुपाती एक्स से, इसलिए मैंने ए यहाँ पे सॉल्यूट के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों देखो, दोनों लॉ एकदम सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं, एक जैसा। यहाँ पे भी पीए और यहाँ पे भी पीए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। ठीक, बस डिफरेंट क्या है, ये स्थिरांक का अंतर है, स्थिरांक का अंतर है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पीए समानुपाती एक्स से, तो ये और ये देखो एक जैसा हो गया ना। तो अंतर क्या है, सिर्फ समानुपाती स्थिरांक। इसमें समानुपाती स्थिरांक क्या है, समानुपाती स्थिरांक बराबर पीए नॉट है, और यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक क्या है, के एच है, जिसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब, नोट कर लेना, शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब बोलते हैं। तो दोनों राउल्ट का नियम और हेनरी लॉ कहीं ना कहीं एक जैसा है, बस दोनों में अंतर किसका है, समानुपाती स्थिरांक का है। तो देखो, चूंकि ये विलेय के लिए बात कर रहा है, ये विलेय के लिए मोस्टली है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये विलेय और विलायक दोनों के लिए है। लेकिन जब हम लोग सेकंड वाला केस पढ़े थे, ठोस वाला, ठोस का द्रव में विलयन वाला, तब ये सिर्फ और सिर्फ विलायक की बात करने लगा था, पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी, क्योंकि सॉल्यूट तो बना ही नहीं रहा था वहां पे वाष्प, सॉल्यूट का तो वाष्प ही नहीं बन रहा था। तो मोस्टली हम लोग इसको किसके लिए कंसीडर करेंगे, विलायक के लिए कंसीडर करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे यहाँ पे कोई विलयन ले लिए और इसमें कोई विलेय घोल दिए, तो अगर विलेय हेनरी का नियम फॉलो कर रहा है, हेनरी लॉ फॉलो कर रहा है, तो विलायक क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि विलेय का कण कौन फॉलो कर रहा है, ये सॉल्यूट, और ये कौन फॉलो करता है, सॉल्वेंट मोस्टली। ठीक, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्यूट क्या कर ले, राउल्ट का नियम फॉलो कर ले, और सॉल्वेंट हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम सॉल्यूट के लिए है, सॉल्वेंट के लिए नहीं है, और राउल्ट का नियम मोस्टली सॉल्वेंट फॉलो करते हैं, सॉल्यूट नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक जानकारी के लिए था यहाँ पे, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों, तो मैंने दोनों को रिलेट करके बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैंने कल बताया था राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। ये यहाँ पे देखो, राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का नियम आप लोग कल मैंने बताया हुआ था कि अगर दो गैसों का मिश्रण ले लेंगे H2 और N2 का, तो इनका जो टोटल प्रेशर आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का मिश्रण नाइट्रोजन का, तो प्रेशर तो कुछ ना कुछ लगेगा, गैस तो प्रेशर लगाएगा ही। तो जो प्रेशर, जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा, मतलब हाइड्रोजन के प्रेशर प्लस नाइट्रोजन के प्रेशर के योग के बराबर होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक, इसका फोटो मैं आप लोग को क्लिक करके भेज दूंगी अगर नहीं दिख रहा होगा तो। और राउल्ट के नियम से तो आप लोग जानते ही हो, यही होता है, कल के वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, अब ए के लिए अलग से लिख दी हूँ, बी के लिए अलग से लिख दी हूँ। यहाँ पे ए के लिए डाल्टन के नियम में क्या होता है, ए के लिए P टोटल इंटू XA और P टोटल इंटू XB। अगर डाल्टन के नियम में अगर आपको हाइड्रोजन का प्रेशर लिखना है कि हाइड्रोजन का आंशिक दाब किसके बराबर होगा, तो जो कुल दाब हो रहा है उसके, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने मोल प्रभाज में था उसके योग के बराबर होगा। तो अगर हम लोग विलेय के लिए लिखेंगे तो PA बराबर P टोटल इंटू XA, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और अगर B के लिए लिखेंगे तो PB बराबर P टोटल इंटू XB। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A के लिए और B के लिए। ठीक, अब क्योंकि दोनों नियम एक जैसे हैं, देखो दोनों सेम टू सेम है ना, एक जैसा है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। यहाँ पे भी टोटल का बात कर रहा है, यहाँ पे भी टोटल का बात कर रहा है, और टोटल का वैल्यू एकदम एक जैसा है। तो राउल्ट्स लॉ बराबर डाल्टन्स लॉ होता है। अब राउल्ट्स लॉ बराबर डाल्टन्स लॉ है, मतलब ये ए वाला बराबर होगा इस ए वाले के लिए, ये बी वाला बराबर होगा इस बी वाले के लिए, यही होगा ना। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में कुछ हेल्प करता है हम लोगों का। अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हम लोग गैस का बात कर रहे हैं, तो जो भी मोल हम लोग ले रहे हैं वो गैसियस अवस्था में होगा, या वेपर स्टेट बोल सकते हैं। तो वेपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि गैस का बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो वेपर या गैस लिखा हुआ मिलेगा तो भी समझ जाना, ये भी क्या होगा, वेपर। ठीक,
और यहाँ पे जो राउल्ट्स वाले जो लॉ में हम लोग लिए हैं, यहाँ पे देखो राउल्ट्स लॉ में यहाँ पे लिक्विड, सब जगह मैं लिक्विड लिखी हूँ और यहाँ पे वेपर वेपर लिखी हूँ, बस यही अंतर है। तो एक में वाष्प प्रावस्था में होता है और राउल्ट वाले में द्रव प्रावस्था में होता है। तो देखो एक क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन तथा टालुइन का वाष्प दाब क्रमशः 75 mmHg व 22 मिलीमीटर Hg है, तब बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए यदि 0.3 मोल बेंजीन को 0.7 मोल टालुइन में मिलाया गया है। सबसे पहले तो क्या किया गया है, एक विलयन बनाया गया है और विलयन में क्या क्या मिलाया गया है, बेंजीन कितना 0.3 मोल प्लस टालुइन कितना 0.7 मोल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पता है ना आप लोगों को, ये टालुइन और ये बेंजीन है ना, ये सब आप लोग ऑर्गेनिक में 11th क्लास में पढ़े हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने विलयन बना दिया दोनों को मिला करके। ठीक, अब क्या है, इसका टेम्परेचर हम लोग कर दिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिक्स कर दिए टेम्परेचर, निश्चित रखना है ना, वैसे भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, पहले भी बताइए, इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं। अब अलग से अगर हम लोग बेंजीन लेते केवल, तो यहाँ पे चूंकि लिख दिया है कि बेंजीन का वाष्प दाब 75 mmHg है, तो इसका 75 mmHg आता, और अलग से टालुइन लेते तो इसका कितना आया था, इसका लिखा हुआ है 22 mmHg। तो ये शुद्ध अवस्था में टालुइन, मान लो चूंकि यहाँ पे टालुइन ज्यादा है तो मैं इसको विलायक मान रही हूँ और बेंजीन कम है तो मैं इसको विलेय मान रही हूँ, है ना। तो ये A हो गया, तो शुद्ध अवस्था में PA0 बराबर कितना 75 और शुद्ध अवस्था में PB0 बराबर 22। तब बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन का मोल प्रभाज को XA लिखेंगे और कौन सी अवस्था में ज्ञात करने बोल रहा है, वाष्प अवस्था में, मतलब वेपर फॉर्म में ज्ञात करना है। बस यही क्वेश्चन है, इतनी ही चीजें, इतनी डाटा दिया हुआ है और इतनी ही यही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख लेती हूँ कि क्या क्या, तो देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन है। अब मैं बेंजीन को A बोल दी हूँ तो मैं Na लिख सकती हूँ ना, तो Na बराबर 0.3 मोल। आप लोग चाहो तो N बेंजीन ऐसे भी लिखो ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना, जैसा आपको मर्जी है। और मोल्स ऑफ टालुइन यानी कि Nb बराबर कितना दिया है 0.7 मोल। ये सब गिवन है, मैं गिवन डाटा लिख रही हूँ। PA0 मतलब शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब 75 mmHg, शुद्ध अवस्था में टालुइन का वाष्प दाब बराबर 22 mmHg। ज्ञात क्या करना है, बेंजीन का वाष्प दाब कौन सी अवस्था में, वाष्प प्रावस्था में, बेंजीन का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। तो अब देखो हम लोग राउल्ट के नियम से पढ़ चुके हैं कि राउल्ट नियम, राउल्ट्स लॉ वर्सेस इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, राउल्ट का नियम कहता था PA0 XA और डाल्टन का नियम कहता था P टोटल। अब टोटल को मैं सॉल्यूशन भी लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर दे रही हूँ। ठीक, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो P टोटल को मैं P सॉल्यूशन कर दे रही हूँ। P सॉल्यूशन इंटू XA वेपर, क्योंकि हम लोग A का ले रहे हैं तो मैं एक A पे ही जा रही हूँ। तो अब क्या ज्ञात करना है, अच्छा यहाँ पे क्या था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा इसको मैं टोटल ही रहने देती हूँ, टोटल, क्योंकि जो डाल्टन्स लॉ है वो किसके लिए है, गैस के लिए, और जो राउल्ट का नियम है वो किसके लिए है, विलियन के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे गैस फॉर्म में हो गया। अब देखो ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो हम लोग XA वेपर इसको इधर ही रहने देंगे और ये वाला इधर आ जाएगा, तो बचे इसके नीचे आ जाएगा। तो PA0 XA लिक्विड अपॉन P टोटल, टोटल कितना है ये, क्या बोलते हैं, इसका टोटल मान कितना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया है और क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ही लिखा है। ये हम लोगों के पास दिया हुआ है, ठीक, ये हम लोगों के पास नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। और ये भी P टोटल भी हम लोगों के पास नहीं दिया हुआ है, ये भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग P टोटल और XA लिक्विड फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, और कौन से फॉर्म में, नहीं एक्स ए लिक्विड फॉर्म वाला कैलकुलेट करना है ना, तो एक्स ए लिक्विड कैलकुलेट कर लेती हूं मैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो होता है। क्या आ जाएगा, एन ए का वैल्यू है 0.3, एन बी का वैल्यू है 0.7, तो 0.3 अपॉन 0.7 प्लस 0.3 कितना हो गया, 0.3 अपॉन 1 इक्वल टू 0.3 आया, मोल फ्रैक्शन आ गया लिक्विड फॉर्म में। अब क्या कैलकुलेट करना है, पी टोटल कैलकुलेट करना है। तो पी टोटल कैसे आएगा, पी टोटल डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम क्या कहता था कि पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी कर लो, इससे आ जाता है पी विलियन का पूरा, राउल्ट के नियम में, राउल्ट के नियम से इससे आ जाता है ना वैल्यू। तो यहाँ पे पी टोटल या पी सॉल्यूशन भी कर सकते हो। तो ये पी टोटल बराबर पी ए नॉट का वैल्यू कितना है 75 इंटू एक्स ए का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 0.3, यहाँ पे सब में लिक्विड वाला लिख लेना ना, ये लिक्विड वाला हम लोग ले रहे हैं, प्लस पीबी नॉट कितना है 22 इंटू एक्स बी, अच्छा एक्स बी तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं किए, तो चलो एक्स बी जैसे कैलकुलेट किया वैसे यहाँ पे एक्स बी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो एक्स बी लिक्विड बराबर एक्स बी लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कितना आएगा, एन बी का वैल्यू कितना है 0.7 अपॉन 0.7 प्लस 0.3 बराबर 0.7 ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन में मोल्स दिया हुआ था इसलिए मैं इसको मोल फ्रैक्शन में बदल रही हूँ, सेम आंसर आ रहा है आने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन करके दिया नहीं था इसलिए मैं बदल रही हूँ। तो यहाँ पे 0.7, तो पी टोटल इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, टोटल आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको गुणा करते हैं 75 इंटू 3, 5 3 जा 5 इंटू 22, ठीक, प्लस इसको गुणा करते हैं 15.4 आएगा कितना 37.9 mmHg आ गया। तो पी टोटल आ गया, एक्स लिक्विड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, पी टोटल कैलकुलेट कर लिए। अब वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, क्या है एक्स ए वेपर फॉर्म में जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था बराबर पी ए नॉट कितना है 75 इंटू एक्स ए, इसमें कैलकुलेट कर, इसमें पुट कर रही हूँ ना, एक्स ए लिक्विड फॉर्म में कितना आया है 0.3 अपॉन पी टोटल कितना आया 37.9, तो एक्स ए वेपर बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 22.5 और ये तो 37.9 ही है, ठीक। तो आया कितना 225/379, कैलकुलेट करोगे गुणा भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स ए वेपर फॉर्म में बराबर, तुम लोग डिवाइड करके देख लेना 0.55 समथिंग आएगा, 596 या फिर 0.6 भी आ सकता है, चेक कर लेना ना एक बार, ये आएगा हमारा आंसर। ऐसे ही आप चाहते ना तो यहाँ पे बी का भी निकाल सकते थे, अगर ये एक्स बेंजीन का ना पूछ करके टालुइन का पूछ लेता, ये किसका बताया हम लोग बेंजीन का, अगर टालुइन का पूछ लेता तो वो भी हम लोग बना सकते थे। टालुइन के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ ना, शॉर्टकट में एकदम छोटे में बस मैं बता दे रही हूँ, सॉल्व आप लोग खुद से कर लेना। अगर यहाँ टालुइन का रहता तो ये होता एक्स बी वेपर फॉर्म में, टालुइन को बी दिए थे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाता फिर पीबी नॉट पीबी नॉट एक्स बी लिक्विड फॉर्म में और नीचे पी टोटल, सब ऐसे ही बस। अब एक्स बी का निकालना था वेपर फॉर्म में, पीवी नॉट का वैल्यू रखते जो था 22 और एक्स बी का वैल्यू आया है 0.7, यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए हैं और टोटल आया है 37.9, बस कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। ये 0.4 और कुछ आता है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके मेरे को बताना कि कितना आंसर आया, ठीक है। तो ये था राउल्ट का नियम। एक्चुअली हम लोग वाष्प दाब के बारे में पढ़े थे, तो वाष्प दाब में ही राउल्ट का नियम था। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं, तो वो सीमाएं क्या हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या है सीमाएं राउल्ट के नियम की। सबसे पहला तो जो राउल्ट का नियम है, हेडिंग डाल लेना, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के
लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, नियम की सीमाएं। सबसे पहला तो कि तनु विलयन पे काम करता है, तनु विलयन होना चाहिए। क्या लिखोगे कि ओनली एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन पे काम करता है, सांद्र पे नहीं काम करता, सांद्र विलयन के लिए नहीं, सिर्फ तनु विलयन के लिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, जो विलय आप घोले हो वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना चाहिए, विलय का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए, संयोजन या वियोजन ना हो। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग घोले, जैसे NaCl का कण घोले, तो NaCl का कण घुलते ही ना टूट जाता है, एक तरफ सोडियम अलग कर देता है, क्लोरीन अलग कर देता है, तो उस पर फिर ये नियम काम नहीं करेगा। भले हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे थे, पर बाद में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज पे एग्जाम्पल काम करेगा, कौन कौन से पे नहीं। और कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं ना कि जैसे द्रव है, द्रव में आपने पार्टिकल को घोला, जैसे ही घुले आकर के चिपक जाएगा, ऐसे आपस में दो आ जाएंगे, तो ये संयोजन और ये वियोजन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो राउल्ट का नियम काम एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा उसके लिए। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है विलयन। दो प्रकार के विलयन, सब वाष्प पदार्थ से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ पढ़ाते जा रही हूं ना। विलयन, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के होंगे, एक आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, और एक अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल और इसको बोलेंगे नॉन आइडियल। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आइडियल, और जो नहीं करेंगे वो अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो वे विलयन जो सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। पूरा लिख लेना, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं, राउल्ट का नियम क्या कहता था, PS बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। तो जो ये पालन करेगा वो राउल्ट आदर्श विलयन, और जो ये पालन नहीं करेगा कि PS बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB ऐसा नहीं होता है, जो बोलेगा वो क्या होगा, राउल्ट अनादर्श विलयन। मतलब अगर विलयन का वाष्प दाब राउल्ट ने जो कहा था उसके बराबर आ रहा है तो आदर्श विलयन, लेकिन अगर विलयन का वाष्प दाब जो राउल्ट ने कहा था उसके बराबर नहीं आ रहा है तो वो अनादर्श विलयन। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाई हूं मैं, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू कर दी हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब अनादर्श विलयन फिर से दो प्रकार के होते हैं, इनको फिर से दो भागों में बांटा जाएगा। इसको हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अनादर्श विलयन को दो प्रकार के, एक धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। ऋणात्मक विचलन वाले लिख लेना इसको यहां तक। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को और भी ज्यादा हम लोग देखेंगे, यहाँ और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इतना अभी पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। थैंक यू।